आइए आज हम 9th क्लास की एनसीईआरटी की साइंस का जो टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी आता है। तो 9th क्लास के बच्चों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रत्येक कंपटीटर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। अब हम क्या देखते हैं, हमारे आसपास जितने भी चीज़ों को हम देखते हैं वो सारी की सारी चीज़ें अलग अलग आकार की हैं, अलग अलग प्रकार का उनकी बनावट है, उनकी शेप अलग अलग है। तो वो सारे के सारे जितने भी हम वस्तुओं को देखते हैं, चाहे हम जो खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, रेत के कण हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे स्पेस में जितनी भी चीज़ें, पृथ्वी पर जितनी चीज़ें हैं, वो सभी क्या है, उनमें द्रव्यमान होता है, स्थान भी घेरती हैं। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। हमारे जो प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमारे संसार में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को बनने का एक कारण बताया था, वह था पंचतत्व। पंचतत्व अर्थात हमारे संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो इन पंच तत्वों से मिलकर बनी हैं। तो इन पंच तत्वों में क्या है, एक आकाश है, नंबर 2 पर हवा है, नंबर 3 पर जल है या पानी, वाटर, नंबर 4 पर अग्नि और नंबर 5 पर पृथ्वी। यानी ये पंच तत्व हैं, इनसे मिलकर ही हमारे संसार की प्रत्येक चीज़ बनी हुई है। और इसी को उन्होंने पंच तत्व नाम दिया। जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर जाता है तो हम क्या कहते हैं, वो पंच तत्व में विलीन हो गया। तो ये सभी, अब देखो इनमें क्या है, द्रव्यमान होता है। अब हम जानते हैं, देखो यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है कि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम जानते हैं किलोग्राम या केजी होता है एसआई मात्रक। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न हमारा इस टॉपिक का ये बन सकता है। तो आगे हम देखते हैं जो हमारे पदार्थ हैं, उन पदार्थों को हमारा जो आधुनिक विज्ञान जगत है उन्होंने 2 आधार पर वर्गीकृत किया है। एक है रासायनिक गुणों के आधार पर और एक है भौतिक गुणों के आधार पर। रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर जो चर्चा है हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, थोड़ी सी बता देते हैं। रासायनिक आधार का मतलब है जो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है उसको हम रासायनिक कहते हैं, और जो बाह्य प्रॉपर्टी है उसको हम भौतिकी लक्षण कहते हैं। अर्थात यदि किसी वस्तु का रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो उसका इंटरनल सिस्टम चेंज हो गया, अर्थात हम उसको दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, दोबारा बदल नहीं सकते। लेकिन यदि भौतिक परिवर्तन हुआ है तो हम उसको बदल सकते हैं। जैसे पानी को हमने ज़्यादा ठंडा किया तो बर्फ़ बन जाएगी, और बर्फ़ को यदि पिघला देंगे तो फिर वह पानी बन जाएगा। तो वो क्या, भौतिक परिवर्तन है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है, इस टॉपिक में या हमारा जो अध्याय है, इस अध्याय में हम पदार्थ के जो भौतिक गुण हैं, जो भौतिक स्वरूप है, उसका ही अध्ययन करने वाले हैं। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप, और इस पदार्थ के भौतिक स्वरूप में पहला हमारा जो पॉइंट है वो है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। मान लीजिएगा हमने एक ये पानी का गिलास ले लिया और इस पानी के गिलास में हमने इस स्तर तक पानी भर दिया। ध्यान से समझने की बात है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाना वाला प्रश्न यहाँ से बनता है। क्या है, यहाँ तक हमने इसमें पानी भर दिया, अब हमने इसमें नमक और चीनी को डाल दिया, और चीनी को डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब हम देखेंगे कि इस पानी का तल है, वो पानी का तल क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा या कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा कि इस पानी का तल, आश्चर्यजनक बात है कि इस पानी का तल कुछ भी नहीं होगा, जैसा का तैसा बने रहेगा। लेकिन हमने इसमें नमक डाली, चीनी डाली, वो कहाँ गया। यदि इसका तल नहीं बढ़ा तो फिर वो कहाँ गया। इसका मतलब ये हो गया कि इस पानी के, मान लीजिएगा इस तरीके के ये क्रिस्टल थे, तो जो नमक और चीनी थी वो क्या थी, इनमें जाकर समा गई। यानी घुलने का मतलब क्या है कि वह उसके पदार्थ के कणों के बीच जो स्थान था उस स्थान में जाकर वो समा गई, यानी उसमें जाकर वो बैठ गई, अर्थात उस तल का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि यदि हम पानी में चीनी और नमक या खाली चीनी या खाली नमक को घोल दें तो उसका तल बढ़ेगा, घटेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें याद रखना है कि यदि उसमें ये दिया हो घोल दिया है तो उसका तल कुछ नहीं होगा। आपसे ये कहा जाए कि उसमें हमने चीनी डाल दी, घोली नहीं है, तो निश्चित रूप से क्या नीचे जाएगी और उसका तल ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो घुली नहीं है। घुलने का मतलब हो गया कि वह उसके जो
जल है, उस जल के बीच में जो भी छोटे छोटे स्पेस था उस स्पेस में जाकर वो समा गई। अब हम एक और बात देखते हैं। मान लीजिएगा हमने एक ये छोटा सा पानी का बर्तन है और इस पानी के बर्तन में हमने पानी भरकर हमारा जो फ्रिज होता है उस फ्रीजर में रख दिया। फ्रीजर में रखने के बाद जब ये इसमें बर्फ़ जम जाएगी तो हम देखते हैं कि इस तरीके से उसकी सेफ हो जाती है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि यदि पानी को बर्फ़ में बदल दिया जाए तो उसके आयतन में वृद्धि होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या आयतन कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आपने अपने घरों पर ये देखा होगा, फ्रीजर से जब बर्फ़ जमाते हैं तो उसका तल बढ़ जाता है और पानी को हम कभी भी इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। अर्थात क्या हुआ कि उसका आयतन बढ़ गया। आयतन क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसमें जो पानी था उसका क्रिस्टलीकरण हुआ, इस तरीके से क्रिस्टल बन गए। आप बर्फ़ के टुकड़े को तोड़ कर देखना तो उस बर्फ़ के टुकड़े, मान लीजिए हमने एक ही टुकड़ा ले लिया तो यहाँ पर खाली स्पेस मिलेगा। तो इसमें क्या है, जो हवा थी वह खाली स्पेस होने के कारण इसने अपने आकार को बढ़ा लिया। तो ये इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। आशा करता हूँ आपने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। दूसरा पॉइंट है, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। अब मान लीजिएगा हमने एक 10 ml का बर्तन लेकर उसमें पानी ले लिया और इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 इसके घोल को इसमें डाल दिया तो यह इसके रंग को बदल देगा। अर्थात ये रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब हमने इसको एक बड़े बर्तन में डाल दिया, मान लीजिएगा हमने 100 ml में डाल दिया तो इसके रंग को भी बदलेगा। लेकिन बदलेगा क्या कि उसका रंग फीका हो जाएगा। अब हम इसको और ज़्यादा बड़े बर्तन में यानी 1000 लीटर के बर्तन में भी डाल दे तो भी यह इसके रंग को बदलेगा। और रंग को बदलेगा अर्थात एक छोटे से पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में कितने छोटे छोटे पार्ट थे, बहुत छोटे छोटे पार्ट थे जो उसमें समाते गए। अब इसके साथ पोटेशियम परमैंगनेट की जगह डिटॉल से ले सकते हैं। आप डिटॉल छोटे एक बर्तन में डाल दो और वही पानी एक बड़े बर्तन में डाल दो तो उसकी स्मेल आपको निश्चित रूप से आएगी। अर्थात डिटॉल के एक छोटे से पार्ट में इतने कण थे कि वो उसमें सारे में समा गए। तो पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम अपनी नग्न आँखों से या विशेष युक्ति के द्वारा ही देख सकते हैं। हम ऐसे ही सामान्य आँखों से उनको कभी भी नहीं देख पाते क्योंकि उनके आकार जो है बहुत ही छोटा होता है। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। सबसे पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो अभी हमने जो जिक्र किया था, पानी में हमने जो नमक घोला था, पानी में जो चीनी घोली थी तो वो कहाँ गई? उसके खाली स्थान में जाकर समा गई। अर्थात पदार्थ के जो कण हैं उन पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आप ऐसे और भी कोई प्रयोग कर सकते हो। मान लीजिएगा हमने जो पानी है उस पानी में नमक घोल दिया, चीनी घोल दी, या फिर हम ये कहें कि जैसे रेत के कण हैं, रेत के कण को एक दूसरे में मिक्स कर दिया तो उनके बीच में खाली स्थान होता है, वह वहाँ जाकर समा जाता है। इसलिए उसके जो अभी हमने प्रयोग किया था कि उसका तल है वह नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि जो पानी के बीच में रिक्त स्थान था उसमें जो चीनी के कण थे वह समा गए। अर्थात पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब देखो एक उदाहरण है, आपने महसूस किया होगा कि आपके घर पर खाना बन रहा है तो खाना बनते समय आप रसोई से बहुत दूर बैठे हो, वहाँ तक खाने की महक आ रही है, आपके घर में अगरबत्ती जल रही है, कोई भी परफ्यूम वहाँ पर छिड़की गई तो आप तक उसकी स्मेल आ जाती है। आप अपने कमरे के एक कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दो तो आपको उसको पास स्मेल लेने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा, लेकिन जब उसको जला देंगे तो वह स्मेल आपके पास तक अपने आप ही पहुँच जाएगी। तो इसका कारण क्या है कि जो पदार्थ के कण हैं वह निरंतर गतिशील रहते हैं। और इनमें गतिशील क्यों रहते हैं? इनमें ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा की वजह से ये गतिशील रहते हैं। खाना बन रहा है उस समय उसकी स्मेल दूर तक जा रही है, खाना बनने के बाद 1 घंटा हो गया उसके बाद हमने रख दिया तो उसकी स्मेल दूर तक नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि पदार्थ के गर्म करने पर क्या होता है, उसके जो कण हैं उन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वह
तेज़ी से मूवमेंट करने लगते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो पदार्थ है उस पदार्थ के कण हैं वो हमेशा ही गतिशील रहते हैं, कभी भी रुकते नहीं हैं, और जब उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वह तेज़ी से गति करने लगते हैं। इसके बाद पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान लीजिएगा हम एक ऐसा प्रयोग करते हैं जिसमें हमने कोई एक समूह बनाया और उस समूह में एक बिहू नृत्य होता है, उसमें जो नृत्यकाएँ होती हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे की कमर को पकड़कर खड़ी होती हैं। तो एक ग्रुप हमने बनाया कि वो एक दूसरे की कमर को पकड़कर खड़ी है। दूसरे ग्रुप में हमने कह दिया कि दूसरे व्यक्ति वो क्या करें, एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होंगे। तीसरे में हमने कह दिया कि सिर्फ उंगली को टच करके खड़े होंगे। अब एक ग्रुप से ये कहा गया कि आप इनमें से तीनों ग्रुपों को अलग करने की कोशिश करो। तो जो सबसे पहला वाला ग्रुप है जिसमें नृत्यकाएँ अपने आप को एक दूसरे को कमर से हाथ डाल के पकड़े हुए, उनको तोड़ना आसान नहीं होगा, और जो हाथ पकड़े हुए हैं उनको तोड़ना आसान होगा, और जो उंगली टच किए उनको तो तोड़ना बिल्कुल ही आसान होगा। अब हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे लोहे का टुकड़ा है, रबर है, पानी है। इन तीनों में लोहा, रबर और पानी, जल, ये हमने ले दिया। इस पर हम चोट मारें, लोहे की किसी छड़ पर, रबर पर चोट मारें, और पानी में हम चोट ही नहीं मारते, ऐसे ही डालें, तो देखो इसको तोड़ना बहुत कठिन होगा, इसको तोड़ना थोड़ा इससे आसान होगा, और इसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। मान लीजिएगा ये कोई पाइप है और इसमें टोंटी लगी है, यहाँ से पानी बह रहा है, तो पानी बह रहा है तो आप जानते हो कि आप यहाँ से हाथ गुजार सकते हो, यानी पानी की जो धारा है वह आसानी से कट जाएगी। लेकिन यदि कोई लोहे का टुकड़ा इस तरीके से लटका हुआ है तो आप इसमें से हाथ नहीं गुजार सकते, रबड़ में से भी हाथ नहीं गुजार सकते, हमारे हाथ में चोट लग जाएगी। अर्थात जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, आकर्षण बल रखते हैं। तो यहाँ पर जो ठोस है उसमें आकर्षण बल ज़्यादा होता है। मान लीजिएगा जैसे मेरे पास ये है, ठोस है, इसको मैं तोड़ूं तो टूटेगा नहीं, क्योंकि इसके कणों के बीच जो आकर्षण बल है इसको मजबूती से बांधे हुए है। इसी को दो पदार्थों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसी को हम आसंजक बल कहते हैं। द्रव अवस्था में जो आकर्षण बल है पदार्थ के कणों के बीच वह क्या है, थोड़ा सा कम हो जाता है ठोस की अपेक्षा। और पानी अर्थात द्रव अवस्था में, और उसके बाद आती है गैस अवस्था। गैस अवस्था में नगण्य होता है बिल्कुल, यानी उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, या ये कहेंगे तोड़ा भी नहीं जाता, अपने आप ही वो टूटा हुआ ही रहता है। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। कल हम आपको पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में बताएंगे। आशा करता हूं आज मेरे द्वारा जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया वो आपने अच्छे से समझ लिया। हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। कल यानी अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।